वेलकम टू माय चैनल एंजल्स नर्सिंग डिकोड्स। आज का टॉपिक है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सभी को मालूम है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कम्स अंडर जेनिटो-यूरिनरी डिसऑर्डर। नेफ्राइटिस इज अ जनरल टर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। अगर किडनी में कुछ इन्फ्लेमेशन होगा तो उसको हम नेफ्राइटिस बता दूंगी। So glomerulonephritis is a type of kidney disease that involves the glomeruli. Glomeruli is the part of the nephron. So उसका काम क्या है, मतलब सारे nephrons को bloods they will be receiving and needed nutrients को absorb करने के बाद waste products को efferent artery से remove करने वाला काम ये glomerulus का काम है। So here nephritis, if there is any inflammation in the kidney, that is termed as nephritis. In this pic सभी को देख सकता है normal kidney how it is and inflamed kidney how it is. Nephritis is defined as inflammation of the kidneys because of an infection, an abnormal immune system response or a disorder of metabolism. So किडनी में कुछ भी इन्फ्लेमेशन हो गई तो उसको नेफ्राइटिस वी विल बी टेलिंग। एंड नेक्स्ट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हियर इट इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर पार्ट ऑफ द किडनी। सो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। उसके अंदर ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट, उसका नाम है ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलस रीजियन पे इन्फ्लेमेशन आ गई तो उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वी विल बी टेलिंग। सो क्लासिफिकेशन, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। फर्स्ट है acute glomerulonephritis, it is most common type, and the second is chronic glomerulonephritis. So acute glomerulonephritis मतलब sudden onset, means कुछ abnormalities के वजह से और कुछ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के वजह से बैक्टीरियल एंट्री, उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, सडन सिम्टम्स विल बी सीन, सो दैट इज नोन एज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मतलब कुछ दूसरा डिसीज के कारण और कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण इट विल बी स्प्रेडिंग इनटू किडनी एंड उसके थ्रू इन्फ्लेमेटेड होगा तो इट इज नोन एज क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इन दिस पिक आपको अच्छा से देख सकता है पार्ट्स ऑफ द किडनी एंड कहाँ इट इज इन्फ्लेमेटेड एंड ग्लोमेरुलस पार्ट इज इन्फ्लेमेटेड, वहाँ ग्लोमेरुलाई के साथ ब्लड वेसल्स भी इन्फ्लेमेटेड। नेक्स्ट इज इन दिस टॉपिक एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज डिफाइंड एज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन दैट फॉलोज एन इन्फेक्शन इन सम पार्ट ऑफ द बॉडी, usually a group A beta hemolytic streptococcal infection of the upper respiratory tract. So this group A beta hemolytic streptococcus बॉडी के अंदर जाने के बाद वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, उसके वजह से ग्लोमेरुलस रीजियन विल बी अफेक्टेड। सो इट्स अ सडन ऑनसेट, इमीडिएटली अचानक से आएगा। सिम्टम्स क्या आएगा, मतलब हेमेचूरिया, ब्लड इन द यूरिन, देन प्रोटीनूरिया, ग्लोमेरुलस का काम अच्छा से नहीं होगा, उसके वजह से प्रोटीन सारे एक्सक्रीट होगा यूरिन के थ्रू। नेक्स्ट हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, एडिमा फॉर्मेशन, बॉडी सारे पार्ट्स एडिमेटस होगा, देन रीनल फंक्शन भी इम्पेयर्ड होगा। नेक्स्ट क्रोनिक इट इज एन एडवांस irreversible impairment of kidney function with or without symptoms. irreversible मतलब ये ट्रीट नहीं कर सकता है, means normal kidney function it won't be get even if we are treated. So here कुछ disease के वजह से it will result in chronic kidney disease, that is end stage renal disease.
So that is known as chronic glomerulonephritis. Next is rapid progressive glomerulonephritis. So it's a crescentic glomerulonephritis, means rapid progressive means jaldi se aayega, suddenly hematuria, blood in the urine, then edema formation will be there, hypertension, blood pressure ज़्यादा होगा, oligoanuria अगर absence of urine, or oligouria. Oligo means less than 40 ml urine output will be there. Next azotemia. Azotemia means ज़्यादा nitrogen level blood में present होगा. Next is Henoch-Schönlein purpura-nephritis. So इसी disease पे small blood vessels present in the kidney will be inflamed. So ये ज़्यादा कॉमन है बच्चे के लिए, दैट इज 2 साल से 11 साल के बीच में वो वाला बच्चे को ज़्यादा कॉमन है. नेक्स्ट द इन्फ्लामेशन कॉजेस ब्लड वेसल्स इन द स्किन, इंटेस्टाइन, किडनीज एंड जॉइंट्स. सो वहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है ब्लड वेसल्स में, उसके थ्रू ब्लड लीकेज होने का चांस ज़्यादा है इसी कंडीशन पे. नेक्स्ट इज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस नेफ्राइटिस. सो दिस डिसीज के कारण ऑर्गेनल डैमेज होगा, उसके वजह से रीनल डैमेज विल बी देयर. सो इट विल लीड्स टू हेमेचूरिया, दैट मीन्स ब्लड इन द यूरिन, देन प्रोटीन यूरिन पे एक्सक्रीट होगा, प्रोटीनूरिया, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, देन रीनल फंक्शन इम्पेयरमेंट होगा. Okay, these are the types of nephritis. So once again we will see the types. First glomerulonephritis, then उसमें acute glomerulonephritis, chronic glomerulonephritis, next rapid progressive glomerulonephritis, Henoch-Schönlein purpura-nephritis, and systemic lupus erythematosus nephritis. Next etiology. So post infectious, मतलब first bacteria, that means group A beta hemolytic streptococcal infection, उसके वजह से glomerulonephritis आने का चांस ज़्यादा है. Next viral infection. Viral infection means hepatitis B virus, hepatitis C virus, then cytomegalovirus. So ये सारे वायरस में कुछ इन्फेक्शन आ गई तो उसके थ्रू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज पैरासाइट्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया. सो मस्कीटोज के थ्रू बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आ गए तो उसको कॉम्प्लिकेशन भी इट विल बी फाइनली एंड्स इन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. नेक्स्ट अदर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, अगर एंडोकार्डियल लेयर if it is inflamed it will also spread to kidney. Next non-infectious glomerulonephritis. So primary renal disease, agar renal disorders, immunoglobulin A nephropathy, then membranoproliferative glomerulonephritis or mesangial proliferative glomerulonephritis or hereditary, उसके वजह से मीन्स डिसीज के कारण इन्फ्लामेशन होने का चांसेस है. नेक्स्ट सिस्टमिक डिसीज, अगर बॉडी सिस्टम पे कुछ इन्फ्लामेशन होगा तो वो भी ट्रांसफर होने का चांसेस है. फॉर एग्जांपल वैस्कुलाइटिस, नेक्स्ट कोलाजन वैस्कुलर डिसऑर्डर, SLE, लाइक दैट. नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड, कैसे स्प्रेड हो रहा है. फर्स्ट इज इनिशियल इन्फेक्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. पहले क्या होगा, थ्रोट इन्फेक्शन, देन स्किन में कुछ इन्फेक्शन, वो हम ये स्किन इन्फेक्शन है क्यों ट्रीटमेंट करना है, ऐसा बिना ट्रीटमेंट करके छोड़ दिया तो वो क्या होगा, ब्लड में स्प्रेड होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, किडनी तक, फिर किडनी को इन्फ्लामेट होगा. नेक्स्ट एक्यूट पोस्ट स्ट्रेप्टोकॉकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. सो अगर स्ट्रेप्टोकॉकल इन्फेक्शन आया तो उसके थ्रू किडनी अफेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज इसका इंक्यूबेशन पीरियड, 1 week to 3 weeks तक दिस बैक्टीरिया विल बी stayed in the body and it will inflame the kidneys.
Next is pathophysiology. So invasion of beta group A beta hemolytic streptococcal बैक्टीरिया बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके वंस बॉडी के अंदर बैक्टीरिया और कुछ भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया तो क्या होगा, वहाँ इम्यून रेस्पॉन्स गेट एक्टिवेटेड. इम्यून रेस्पॉन्स दैट मीन्स एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल बी देयर, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर कुछ दूसरे ऑर्गन आया तो और दूसरा ऑर्गेनिज्म आया तो दूसरा फॉरेन पार्टिकल्स आया तो फाइट करेंगे, क्योंकि ये हमारा बॉडी के अंदर वाला पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको बाहर करना है और लाइक किल करना है, लाइक ऐसा सोच के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन विल बी देयर. सो वहाँ inflammatory attack will be there. Other side coagulation system get activated. So once this inflammatory reaction होगा तभी क्या होगा, glomerulus become edematous, swelling of the glomerulus will be there. So वहाँ permeability increase होगा, उसके वजह से प्रोटीन प्रॉपरली अब्जर्व नहीं होगा. सो एंड उसके कारण प्रोटीन और रेड ब्लड सेल्स दोनों यूरिन के साथ बाहर जाएगा, दैट मीन्स एक्सक्रीट इन द यूरिन. सो वहाँ एंजाइम्स रिलीज्ड फ्रॉम द डैमेज glomerular cell wall will be there. Finally it will be leads to acute renal failure. That is one side. And दूसरा side क्या है, coagulation system get activated. वहाँ क्या होगा, proliferation of cells in the glomerular membrane. So एक ऑर्गेनिज्म आया तो हमारा बॉडी का न्यूट्रिएंट्स यूज़ करके वो मल्टीप्लाई करने के लिए शुरू होगा. सो यहाँ भी सेम थिंग, ग्लोमरुलस में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, उसके थ्रू कोएगुलेशन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, उसके थ्रू सेल्स मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होगा. सो वहाँ वंस मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा होने के बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, देन द ग्लोमरुलस फिल्ट्रेशन रेट ऑल्सो विल बी reduced. सो उसके वजह से रीनल इनसफिशिएंसी, दैट मीन्स किडनी अच्छा से काम नहीं कर पाएगा, उसके थ्रू वाटर बॉडी के अंदर स्टोर होगा, देन सोडियम कंटेंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारे चीज़ स्टैग्नेंट होगा बॉडी किडनी पे. सो फाइनली इट रिजल्ट्स इन acute renal failure. Okay, these are about pathophysiology. So once again I will be repeating. सो बॉडी के अंदर ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉकस आ रहा है, उसके थ्रू इम्यून रेस्पॉन्स गेट एक्टिवेट, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स दैट फॉर्मेशन हो रहा है, वन साइड इन्फ्लामेटरी अटैक एंड द अदर साइड कोएगुलेशन सिस्टम गेट एक्टिवेटेड. इन्फ्लामेशन होगा तो नॉर्मली स्वेलिंग, वहाँ इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी, देन प्रोटीन एंड रेड ब्लड सेल्स will be excreted in the urine, then enzyme released from damaged glomerular cell wall will be there, उसके वजह से renal failure. Other side rapid cell multiplication, blood flow कम हो रहा है, then glomerulus filtration rate कम हो रहा है, उसके वजह से वहाँ renal insufficiency and finally ends in water retention, then sodium waste products, ये सारे चीज़ बॉडी के अंदर stagnant होगा, finally results in acute renal failure. Next is clinical manifestation. So यहाँ दो phase है. First phase that means 5 to 10 days, 5 से 10 दिन के अंदर होगा ये first phase. So उस time edematous will be there, that means edema formation and oliguria, periorbital edema present, that means eye swelling होगा, ओलिगुरिया डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, 40 ml के नीचे यूरिन आउटपुट होगा पर डे. नेक्स्ट सेकेंड फेज में एडिमा थोड़ा रेड्यूस होगा, यूरिन आउटपुट भी इंक्रीज होगा. ओके, दीज आर दी टू फेजेस सिम्टम्स. फर्स्ट एडिमा एंड ओलिगुरिया विल बी देयर, उसके बाद एडिमा स्लोली डिक्रीज होगा, देन यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज anorexia.
दैट मीन्स बेबी वोंट टेक फूड, खाना खाने का मन नहीं होगा. देन यूरिन इट विल बी कोला कलर्ड यूरिन, दैट मीन्स ब्लड साथ में है इसलिए कोला कलर यूरिन विल बी देयर. इट इज यूरिन आउटपुट ऑल्सो कम. नेक्स्ट पेला, दैट मीन्स अनीमिक ऐसा होगा, बेबी इरिटेबल होगा, lethargy, weakness will be there. Irritable मतलब roan means like disturbed, crying will be there. Next older children, if the child is older मतलब headache will be there, abdominal discomfort होगा, dysuria, difficulty in urination, urine pass करने का परेशान होगा. Next mild to moderate elevated blood pressure, blood pressure तो द ज़्यादा हो जाएगा. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, पहले हिस्ट्री. सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो उसमें क्या करना है, हिस्ट्री कलेक्ट करना है. दैट मीन्स पहले कुछ इन्फेक्शन आया तो उसके हिस्ट्री, देन एडिमा सिम्टम्स के बारे में ये सारे चीज़ कलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन. देयर पेरीऑर्बिटल एडिमा हमको कलेक्ट करना है. नेक्स्ट इज यूरिन एग्जामिनेशन, उसमें यूरिन प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट, देन कोला कलर्ड यूरिन हेमेचूरिया वो हम कलेक्ट असेस कर सकता है. नेक्स्ट इज ब्लड एग्जामिनेशन. सो हियर असेटीमिया, दैट मीन्स नाइट्रोजन लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा. नेक्स्ट ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल ज़्यादा होगा, क्रिएटिन कंटेंट भी ज़्यादा होगा ब्लड में. नेक्स्ट ESR लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है, उसके वजह से एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वो ज़्यादा होगा. नेक्स्ट एनीमिया. नेक्स्ट इज एल्बुमिन लेवल कम होगा. देन एसोटाइटर क्यों करना है तो ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉक है. अगर बॉडी के अंदर ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉक इन्फेक्शन है तो एसोटाइटर पॉजिटिव होगा. नेक्स्ट इज कल्चर, स्किन कल्चर, थ्रोट इन्फेक्शन है तो थ्रोट कल्चर. देन रीनल बायोप्सी. नेक्स्ट मैनेजमेंट एम्स, फर्स्ट इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है वो आइडेंटिफाई करके हम ट्रीटमेंट देना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, दैट मीन्स मेंटेन इनटेक आउटपुट चार्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स भी बराबर होना चाहिए. नेक्स्ट इज मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर विद इन द नॉर्मल लेवल, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल में रखना है. नेक्स्ट प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट. ओके, बेबी को पूरा रेस्ट देना चाहिए. डाइट शुड बी अरेंज्ड विथ रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रोटीन, सॉल्ट एंड फ्लूइड. प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट देना है, सॉल्ट कम वाला डाइट देना है, फ्लूइड भी कम देना है क्योंकि वहाँ एडिमा है, देन यूरिन आउटपुट भी कम है, उसके वजह से बॉडी स्ट्रेसफुल, बेबी परेशान होगा. सो ये वाला चीज़ हम ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज मॉनिटर वाइटल साइंस, टेम्परेचर, पल्स, हार्ट रेट, देन रेस्पिरेटरी रेट, ये सारे चीज़ मॉनिटर करना है. बॉडी वेट मॉनिटर करना है. नेक्स्ट इनटेक आउटपुट चार्ट मेंटेन करना. नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज एंड डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशंस, हाउ इट इज़ द सिम्टम्स, वेदर इट इज़ reducing और नॉट, वो सारे चीज़ हम ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन वी हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स. देन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, निफिडिपिन दे सकता है, एटिनोलॉल, हाइड्रोलासाइन और मेथिल्डोपा. नेक्स्ट इज एडिमा है इसलिए हम डायूरिटिक्स देना है, फ्रूजिमाइड 1 to 3 mg per kilogram per dose. नेक्स्ट एक्यूट रीनल फेलियर है तो पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस, एनीथिंग अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन वी कैन गो फॉर इट. नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस, अगर कॉम्प्लिकेशन आया तो उसको मैनेज करना है. सो हार्ट इश्यूज है तो कंजस्टिव कार्डियक फेलियर है तो डोपामिन इन्फ्यूशन, देन स्टीरॉइड थेरेपी देना है टू सप्रेस द इम्यून इन्फेक्शंस और इम्यून रेस्पॉन्स. नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सपोर्ट, अगर ऑक्सीजन लेवल कम होगा और लाइक रेस्पिरेटरी डिसफंक्शन होगा तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट का ज़रूरत है.
Next complication, congestive cardiac failure, then acute renal failure, hypertensive encephalopathy, blood pressure के कारण brain damage होगा. Next persistent hypertension, that means the blood pressure increase होने के बाद ये it will be exist. So that is the complication. Anemia, growth failure, sometimes chronic glomerulonephritis भी आने का chances है. नेक्स्ट एज ए नर्सेस हम क्या क्या करना है, फ्लूइड स्टेटस को मॉनिटर करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड बेबी को जनरल अपीयरेंस लाइक एक्टिविटीज़, ये सारे चीज़ ऑब्जर्व करना है. देन अगर वाइट ब्लड सेल्स ज़्यादा हो रहे तो उसको मॉनिटर करना है. पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन करना है डिसीज़ कंडीशन के बारे में, हाइजीन के बारे में. कुछ चीज़ दे रहे तो प्रॉपर हैंड हाइजीन टेक्निक्स पेरेंट्स को एक्सप्लेन करना है. अगर बड़ा बेबी है तो उनको भी एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट विजिटर्स को रेस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होने का चांस ज़्यादा है, इसलिए विजिटर्स को कम करना है. नेक्स्ट nobody with upper respiratory tract infection should attend the child. अगर केयर टेकर्स को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ स्किन ब्रेकडाउन, क्योंकि बेबी को एडिमा है इसलिए स्किन ब्रेकडाउन होने का चांस ज़्यादा है, रिस्क. सो हम वो ध्यान रखना चाहिए, पोजीशन चेंज करना है, बेबी को क्लीन रखना चाहिए, दैट मीन्स ड्राई रखना चाहिए, व्रिंगल फ्री बेड, टाइट प्रॉपर बेडिंग्स देना है, प्रॉपर बैक केयर, स्किन केयर, ये सारे चीज़ देना है. नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनल नीड्स, दैट मीन्स लो प्रोटीन रिच डाइट, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देना है. देन बेबी का लाइक्स डिसलाइक्स, फूड्स कौन सा फूड उनको पसंद है, उनको कौन सा फूड नहीं पसंद है, वो सारे चीज़ हम कलेक्ट करके उसके वजह से डाइट देना है. नेक्स्ट वी हैव टू मोटिवेट द चाइल्ड टू ईट. नेक्स्ट इमोशनल सपोर्ट देना, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से पेरेंट्स को भी मेंटली अफेक्ट होगा, बेबी को भी डिस्टर्ब्ड होगा, क्योंकि प्ले अफेक्ट होगा, लाइक उनका फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट होगा. ये सारे चीज़ प्रॉब्लम कैन मेक द चाइल्ड मेंटली अपसेट एंड पेरेंट्स ऑल्सो इट विल बी अपसेट मेंटली. सो फॉर दैट इमोशनल सपोर्ट देना है. नेक्स्ट इज हम अपॉर्चुनिटी देना है पेरेंट्स का प्रॉब्लम वेंटिलेट करने के लिए. ओके, दीज आर दी थिंग. नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस, impaired urinary elimination related to glomerular dysfunction, fluid volume excess related to altered renal function, activity intolerance related to edema, hyperthermia related to infection process, then impaired physical mobility related to arthralgia, that means joint pain, impaired skin integrity related to edema. So these are about glomerulonephritis. I hope you all understood this topic. अगर आपको मेरा टीचिंग पसंद है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.